नमस्कार दर्शकों, चंद्रयान-3 की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर पूरा राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिवस निश्चय ही पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है और पूरे विश्व को हम बता चुके हैं, हमारा राष्ट्र बता चुका है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी क्या क्षमताएं हैं, भावी क्या योजनाएं हैं और हम क्या करने की क्षमता रखते हैं। चंद्रयान-3 ने नए नए आयाम हासिल किए, उपलब्धियां हासिल की, जिसके चलते पूरे राष्ट्र का विश्व स्तर पर एक नया मान बढ़ा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपसे हम अवगत कराएं ऐसी शख्सियत से जो पोर्टब्लेयर में इसरो का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमको बताएं कि क्या क्या उपलब्धियां रही चंद्रयान-3 को लेकर, क्या भावी योजना है इसरो की, जिससे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम और आगे विकास कर सकें। तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पोर्टब्लेयर में इसरो के प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री देवदास पाइक जी को। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है और उस उपलब्धि को याद कर रहा है जो हमने चंद्रयान-3 को लेकर की थी। क्या मायने रखता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसरो के लिए और विशेषकर देशवासियों के लिए? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम हमारे द्वीपवासियों को, हमारे देशवासियों को इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। और सभी को पता है कि पिछले साल 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा मिशन जो हमारा लैंडर था वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया था, उसी दिन ये बहुत बड़ा कीर्तिमान हो चुका था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम ये संदेश भेजा था कि इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और चंद्रयान की गाथा लोगों तक पहुंचाया जाएगा, युवाओं तक इसकी जो कहानी है उसे पहुंचाया जाएगा और इससे युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा तो ताकि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ज़्यादा शोध करें। और ये इसी के साथ ही भारत विश्व भर में पहला देश बन गया था जो कि दक्षिण ध्रुव में अपना सफल सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा करने वाला। तो ये तो दक्षिणतम ध्रुव में, साउथ पोल में जो सॉफ्ट लैंडिंग को एक अचीवमेंट माना जाता है, ऐसा क्यों डिफिकल्ट माना जाता है कि वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती? बिल्कुल सही प्रश्न आपका। जनरली अगर आप देखेंगे इससे पूर्व में या इससे पहले जितने भी मिशन भेजे गए हैं वो सारे इक्वेटर के आसपास ही लैंडिंग किया गया है। जनरली थोड़ी सी ग्रेविटी डिफरेंट होती है इक्वेटर और पोल में। तो जितने भी मिशन हैं अब तक किसी ने भी, कोई भी बड़े देश जो भी है जिन्होंने अब तक अपने मिशनों को चंद्रमा पर भेजा है, किसी ने भी पोल पर ये प्रयास नहीं किया है। तो ये पहला सफल प्रयास था और इस प्रयास में ही भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया है। बिल्कुल। अब बात करते हैं ट्रेजेक्टरी की। बिल्कुल। ऐसा आंकड़े बताते हैं कि जब नासा की तरफ से कोई अंतरिक्षयान चलता है तो वो बहुत जल्दी चंद्रमा पे पहुंच जाता है, जबकि हमारा देश का जो चंद्रयान-3 निकला था उसको महीनों लग गए। तो ये ऐसा अंतर क्यों? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सच है और हमने करीब करीब 2 महीना का समय लिया है चंद्रमा तक पहुंचने के लिए और चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। हम भी बाकी देशों के जैसे करीबन 48 से 72 घंटे में हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लागत का सवाल आता है कि आप मिशन को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कितने बड़े रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, मिशन पे कितना लागत टोटल आप इस पर सैंक्शन करते हैं। तो कम लागत से अगर आपको करना है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे आप कम लागत के साथ में आप इस मिशन को पूरा किया जा सकता है। और पहले जैसे हमारे इसरो द्वारा जो प्रक्षेपण किया था वो अर्थ सेंट्रिक में हमने सैटेलाइट को भेजे हैं और इसके बाद धीरे धीरे सैटेलाइट को या चंद्रमा का जो कंपोजिट मॉड्यूल थे जिसमें हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर तीनों को एक साथ अर्थ के बगल में धीरे धीरे बढ़ाते गए और धीरे धीरे इसको चंद्रमा के पास ले गया और फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में इसका प्रवेश करवाया गया और इसके बाद धीरे धीरे हाइट को या डिस्टेंस को कम करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। तो इसी प्रकार से ही आप कम लागत से आपका मिशन सफल बनाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी कि क्यों इतना अंतर हो जाता है। बिल्कुल। एक दूसरा पहलू मैं जानना चाहूँगा, आम जनता भी इस बात को सोचती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो कैसे 24 घंटे 7 दिन आप कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाते हैं
हमारे अंतरिक्ष यान के थ्रू, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, तब ये कैसे संभव हो पाता है कि आप कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस मेंटेन करते हैं? बिल्कुल, कम्युनिकेशन कोई भी मिशन का बैकबोन होता है। अगर आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो आपको पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में या आपका मिशन में क्या हो रहा है। या तो आप मिशन को कंट्रोल करना है तो भी आपको कम्युनिकेशन साधना जरूरी है। तो वैसा है कि हमारे पास बहुत सारे भारत में और विदेशों में हमारा ग्राउंड स्टेशन है। ग्राउंड स्टेशन वो कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू, जिसमें बड़े बड़े एंटेना होते हैं, जिसके थ्रू हम संचार को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास, इसरो के पास भारत में कई सारे ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क है और इसी प्रकार से विदेशों में भी हमारे पास कई सारे ग्राउंड स्टेशन का नेटवर्क है। इसके अलावा अगर कहीं पे आपका, जैसा हमारा ग्राउंड स्टेशन नहीं है, तो हम दूसरे देशों से समझौता करके उस ग्राउंड स्टेशन को हायर करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर हम ग्राउंड स्टेशन के एक जाल बिछा देते हैं, जिससे कि हम कंटिन्यूअसली स्पेसक्राफ्ट के साथ एक संपर्क साधे रख सकते हैं। इसी तरीक़ा से मान लीजिए अगर कहीं पे समुद्र है जहाँ पे आपका कोई ग्राउंड स्टेशन नहीं है, आसपास में कोई भी ग्राउंड स्टेशन नहीं है, तो हम वहाँ पे शिप बॉर्न ग्राउंड स्टेशन भेजते हैं, जो कि इस कार्य को पूरा करते हैं। मतलब ग्राउंड स्टेशन कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है ताकि अर्थ अपनी जगह पे घूमती रहे तो भी कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ग्राउंड स्टेशन का आप जितने भी मॉनिटरिंग और कंट्रोल होती है, ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेशन होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, चंद्रयान 3 की जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी या 24/7 कम्युनिकेशन नेटवर्क मेंटेन करना था, इसमें पोर्ट ब्लेयर का क्या योगदान रहा? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है इस द्वीप के लिए। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेशन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एंटेना है जो कि इसी प्रकार के जो भी साइंटिफिक मिशन है उसमें हम समर्थन करते हैं। तो होता ऐसा है कि जब भी इस प्रकार के मिशनों का लॉन्च होता है तो हमारे लॉन्च पोर्ट श्रीहरिकोटा है, जहाँ से आपका रॉकेट जाती है, महाकाश में जाती है। तो इसके बाद जो सैटेलाइट सेपरेशन होता है वो करीब करीब इंडोनेशिया उसके आसपास होता है। तो इंडोनेशिया और श्रीहरिकोटा, इसके बीच में जो भूभाग है, इसके बीच में हमारे पास कोई साधन नहीं है पोर्ट ब्लेयर को छोड़ के। करीब 10 मिनट के बाद श्रीहरिकोटा से अर्थ के कर्वेचर की वजह से आपको दिखना बंद हो जाता है या सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तो उसी समय पोर्ट ब्लेयर जो है, इस बीच का जो इंडोनेशिया और श्रीहरिकोटा के बीच में जो भी हो रहा है ऑन बोर्ड पे या आपका मिशन पे, वो सारे आंकड़े यहाँ से इकट्ठा होता है और ये भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे लॉन्च व्हीकल, जैसे क्रायोजेनिक इंजन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है, वो सारे पोर्ट ब्लेयर के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है। जब आपने देखे होंगे कि लॉन्च में जो स्क्रीन आती है, जो हमारे मिशन कंट्रोल सेंटर पे जो स्क्रीन है, वो सारे स्क्रीन पे यही जो डेटा है, यही आंकड़े को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से चंद्रयान 3 में भी जब 2 स्टेशनों के बीच में गैप होता है या कभी कभी एक्सप्लोसिव पास होता है, जब हमारे पोर्ट ब्लेयर से ही केवल दिखाई देता है, उस समय हमने सैटेलाइट के साथ काफ़ी संपर्क साधे हैं और हमने बहुत दूर तक सफल उनका सपोर्ट कराए। बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको बता दें कि देवदास पाइक जी हमारे इन द्वीपों से ही हैं और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे द्वीपों का ही एक होनहार विद्यार्थी इतना आगे बढ़ा, वरिष्ठ नागरिक बना और आज इन द्वीपों में ही इसरो का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे कि आपने द्वीपों का ही मान बढ़ाया। धन्यवाद सर। चलिए, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की संक्षिप्त विवरण के। लॉन्च से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद प्रज्ञान के रोयर के वहाँ पे लेइंग तक, संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऑर्बिट जो होती है, ये बड़े क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। हर एक ऑर्बिट को धीरे धीरे रेस करना पड़ता है और इसके लिए हम फायरिंग करते हैं। ऑन बोर्ड में आपका छोटा सा इंजन होता है, उस इंजन को जलाया जाता है ताकि आपको फोर्स मिले और धीरे धीरे आप इस डिस्टेंस को कवर करें। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है सक्सेस के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशंस बहुत ही सटीक हो। तो इसीलिए जो हमारे ट्रेजेक्ट्री है, ये बहुत ही सटीक होना ज़रूरी है। और दूसरा जो है, जब आप मून के ऑर्बिट कैप्चर होना होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। देखिए, अगर आप बहुत ज़ोर से जाएंगे तो आप हो सकता है कि मून के सरफेस से टकरा जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होता है कि आप, अगर आपका वेलोसिटी सही ना हो, तो आप मून के ग्रेविटी से एस्केप कर जाएंगे।
तो आप कहीं और चले जाएंगे, तो आपके जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून के पास में नहीं घूमेगा और आप सफल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर आपका सारे कैलकुलेशन सब कुछ सटीक है तो आप बड़े अच्छे तरीक़े से सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सकता है, जैसा कि हमारे मिशन ने करके दिखाया है। इसी प्रकार से जब दूसरा जो पहलू आता है, जब आपका लैंडिंग सफल हो चुका है, रोवर बाहर निकल के आता है रैंप से और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आंकड़े को पृथ्वी पर भेजता है, और जो इस रोवर द्वारा किया गया जांच है, जैसे कि तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना, जैसे कि पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि चंद्रमा का जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री होना चाहिए, बल्कि ये 70 डिग्री तक पाया गया है। इसका मतलब दिन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा तापमान रहता है और रात को बहुत कम तापमान होता है। और इसके साथ ही बहुत सारे मिनरलोजी का भी पता लगा है, जैसा कि आपका सिलिकॉन का हो, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, आयरन, आपका सल्फ़र, इसी प्रकार के बहुत सारे जो भी मिनरल्स है उसका भी पता लगाते हैं। और इस मिशन के बाद एक और एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किया है, जिसे हॉपिंग नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा चैलेंजेस ये होगा कि हम वापस कैसा आए चंद्रमा से। तो इसके लिए भी एक हॉपिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें जो हमारे लैंडर थे उसको करीब ऊपर उठाया गया फायरिंग करके, और फिर करीबन 40 सेंटीमीटर दूर लेके फिर दोबारा सफल लैंडिंग करवाया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि हम वापस भी आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद। बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत सारी मतलब रोचक जानकारी है चंद्रयान 3 के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, और ये पहला वर्ष है जब हम मना रहे हैं, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि देशवासियों को, पूरे देश भर के लोगों को पता चले कि इस दिन हमारे देश द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल जो लैंडिंग किया था, और उसके बाद जो सारे एक्सपेरिमेंट किए, इससे हमारे जो यूथ है, जो आने वाले जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे स्पेस की पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी का खोज करेंगे। यूथ हमारा बैकबोन है कंट्रीज़ के, तो जितने भी नए टेक्नोलॉजी, नई खोज और नई जो उनकी विचार है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारे इसरो द्वारा इस समय राष्ट्र भर में हर एक जगह पे अलग अलग कार्यक्रम किया जा रहा है, और दिल्ली में भी हमारे इसरो द्वारा और बहुत एक हैकाथॉन प्रोग्राम भी रखा गया है, जिस पे एक शॉर्ट चैलेंजेस दिया जाएगा स्पेस के बारे में आपको, और उस चैलेंजेस का आप समाधान ढूंढना है, सफल समाधान ढूंढना है। युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन का स्रोत है, और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, और बच्चों को स्पेस के बारे में जितने भी पढ़ाई हो या जिस तरह के कोर्सेस है, इसमें और ज़्यादा रुचि मिलेगा। बिल्कुल। इस बार का जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, उसका थीम रखा गया है टचिंग द लाइफ व्हाइल टचिंग द मून। इससे क्या तात्पर्य रखते हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो अंतरिक्ष का जो भी रिसर्च है वो मैनकाइंड के लिए हो, वो मनुष्य की भलाई के लिए हो। तो जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, ये कॉमन मैन के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो हमारे फादर ऑफ इसरो है, विक्रम साराभाई जी ने कहा था कि जो इसरो की रिसर्च होनी है वो ऑलवेज मैनकाइंड के लिए हो। हम अर्थ की भूगोलता को समझने के लिए, या मून के बारे में समझने के लिए, या किसी भी चीज़ को समझने के लिए स्पेस का हेल्प लिया जाना चाहिए, और टेक्नोलॉजी की हेल्प लिया जाना चाहिए। और इससे मनुष्यों को जो भी प्रॉब्लम होता है या जो भी उनका चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को स्पेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही समाधान करना चाहिए, और इसी से ही हमारा जो मानव कल्याण है वो पॉसिबल हो सकता है। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि जो अंतरिक्ष की जो भी उपलब्धियां होती है वो मैनकाइंड को लेकर ही होती है, मैनकाइंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा आपने अभी बताया कि जो दिवस मनाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में जागरूकता पैदा करना और उत्सुकता पैदा करना कि वो आगे और जानने की कोशिश करें कि अंतरिक्ष क्या है, कैसा है। बिल्कुल। लेकिन अमूमन एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। क्या सुविधाएं आपका इसरो यूनिट यहाँ पोपुलर में दे रहा है जिससे कि बच्चे आपके इसरो से जुड़ सकें या अंतरिक्ष के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो ले सकें? बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इसरो का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो उसमें सारी जानकारी आपको दिया गया है कि बच्चों के लिए किस तरह का कार्यक्रम्स है। तो इस समय मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही एक पॉपुलर कार्यक्रम है जिसका नाम यूबिका है। यूबिका देश भर से कई सारे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है,
और यह कार्यक्रम इसमें बच्चों को बहुत सारे स्पेस के बारे में पढ़ाया जाता है और बाद में इस बच्चों को बीच में कॉम्पिटिशन्स रख के उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा भी जो इंजीनियरिंग बच्चे हैं वो अपने स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आपको पता होगा। इसका भी एक सटीक प्रक्रिया है। इसरो के माध्यम से कोई भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हो या जो भी संस्थान है वो अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है या सैटेलाइट प्रोग्राम्स के बारे में समझना चाहता है, उसे भी समझ सकता है और उसे भी ज्वाइन कर सकता है इसरो के माध्यम से। तीसरा यह है कि जैसे हमारे लोकल सेंटर यहाँ पे उपलब्ध है, तो इसमें हम बहुत सारे ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट हो या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो या कुछ वीकली ट्रेनिंग हो। इस तरह से हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को स्पेस के बारे में सारे जानकारी देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि लोकल बच्चे इन सारे फैसिलिटीज़ को देखे मोटिवेट हो और स्पेस के बारे में जागरूक हो। बिल्कुल सर, अगर हम अंतरिक्ष के विकास की बात करें द्वीपों में चाहे देश में, तो इसरो बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। यदि आंकड़े देखें जरा ध्यान से, तो पिछले 9 वर्षों के दौरान करीबन 424 विदेशी सैटेलाइट इसरो के थ्रू लॉन्च किए गए। बिल्कुल। जिसमें से 389 जो है पिछले 9 साल के दौरान। अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए, जिसमें से 389 पिछले 9 साल के दौरान है। तो कैसे देखते हैं पिछले 10 साल का जो टेन्योर है इसरो की डेवलपमेंट के, तक इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होने लगी? बिल्कुल सटीक सवाल है सर आपका। देखिए, इसरो अभी धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए और प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को या स्टार्टअप्स को मोटिवेट कर रहा है कि आप आगे आइए और सारे टेक्नोलॉजी को आप डेवलप कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से कई सारे प्रोग्राम्स को इसरो इनिशिएटिव लेकर इसको आगे बढ़ाया है। आपको पता होगा कि हाल ही में हमारा कार्यक्रम है, उसके द्वारा भी बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप को इंक्लूड कराए गए, जो भी रॉकेट के डिज़ाइन के फील्ड में हो या सैटेलाइट के डिज़ाइनिंग के फील्ड में हो। और इनस्पेस नामक इसरो की एक और संस्थान का भी आगाज़ हुआ है, जिसमें प्राइवेट पार्टीज़ की पॉलिसीज़ या किस तरह से क्या होना है, प्राइवेट पार्टी किस तरह से स्पेस की रिसर्च करेगी, उसके बारे में पूरा जानकारी दी जाती है। और दूसरा ये है कि अब कम लागत में कितने अच्छे तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसीलिए विदेशी जो भी सैटेलाइट मार्केट है वो धीरे धीरे भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि भाई कम लागत में हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है ट्रैकिंग के लिए, जिससे हम ट्रैकिंग भी कराए जा सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है कि मल्टी सैटेलाइट लॉन्चेस का, कि एक ही लॉन्च पे आपका काफ़ी सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो ये सारे एक तरीके से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का गाइडलाइंस है उसी के तहत काम कर रहे हैं और जो मार्केट है स्पेस मार्केट, इसी को बूस्टअप कर रहा है ताकि आपके देश की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, जैसा आपने अभी भी कहा कि जो हमारी जो लागत होती है काफ़ी कम होती है। तो जब विदेशी सैटेलाइट हमारे देश में या इसरो के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज आती हैं हमारे पास, इसरो को कहती है कि हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, तो क्या रीज़न होता है? क्या कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर रीज़न है या फिर सक्सेस रेट? बिल्कुल, दोनों पॉइंट आपका जायज़ है। जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कम लागत पे आपका हो जाता है, क्योंकि भारत इंडिजीनियसली अपना रॉकेट बनाता है, अपना सैटेलाइट बनाता है, अपना उपकरण भी खुद ही बनाता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है कि जो बैक टू बैक अगर सक्सेस देखेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है कि कस्टमर को वो सक्सेस रेट होना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है उसके। और जब हम लॉन्च करते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि लॉन्च के समय इसरो सैटेलाइट सेपरेशन का जो इमेजेस है वो आपको रियल टाइम में दिखाता है, ताकि कस्टमर को बड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में गया है वास्तव में, और उसके बाद हम कंटिन्यूसली उस पर सिग्नल को भी प्राप्त कर पा रहे हैं और ये बहुत ही कम लागत में सफल हो पाते हैं। दूसरा पहलू ये भी देखा जाए कि जब हम विदेशी सैटेलाइट को इसरो के थ्रू लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी रेवेन्यू भी हमें प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही हमें इस समय लास्ट 10 साल की जो आपने बात की है, लास्ट 10 साल में आपको बहुत ज़्यादा इसका दिखाई देगा कि विदेशी सैटेलाइट हमारे देश के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल। 16 अगस्त को ही एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का D3 फेज सक्सेसफुल परीक्षण किया गया, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल, ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये एक छोटा वर्जन है हमारे लॉन्च करने का, और ये जो न्यू मार्केट जो हमारे आ रहा है जो छोटे सैटेलाइट्सों का, सभी लोग ये प्रयास कर रहा है कि एक साथ में बहुत सारे छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाए।
तो इस छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जिसे हम माइक्रो सैटेलाइट्स या नैनो सैटेलाइट्स कहते हैं, ये छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV सबसे कारगर लॉन्च व्हीकल है, जो कम लागत में बहुत ही जल्दी तैयार हो सकते हैं और इस पे सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है और इसको बहुत ही बैक टू बैक लॉन्च किया जा सकता है। अभी जो 16 का इसका परीक्षण हुआ था, ये तीसरा और लास्ट डेवलपमेंटल फेज़ था। इसके बाद टेक्नोलॉजी को धीरे से आपको इस टेक्नोलॉजी का बाहर में भी हमारे जो कंपनीज़ है उनके द्वारा इसको बनाकर इसको देश के नाम समर्पित किया जाएगा, ताकि जो भी छोटे सैटेलाइट का लॉन्च इसको उसमें बहुत ही जल्दी हम सफल प्रक्षेपण कर पाए। बिल्कुल। इसरो हमेशा नए नए आयामों को सोचता रहता है, डेवलपमेंट स्टेज में है और सोचता है कि क्या नया किया जाए। कॉस्ट एफिशिएंट एंड सक्सेस रेट दोनों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, कम समय के साथ। बिल्कुल। अब बात करते हैं रीयूजेबल SLVs की। तो क्या इसरो इस दिशा में भी काम कर रहा है कि जो हमारे SLVs हो रीयूजेबल टाइप के हो जाए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से जो रॉकेट के कुछ पुर्जे हैं उसको हम दोबारा यूज़ कर पाएंगे और इस रॉकेट का इस तरीक़ा से गठन बनाया जाएगा कि 2 पोर्शन हो। एक पोर्शन को आप बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे और जो दूसरे पोर्शन है वो आपका स्पेस में सैटेलाइट को लेकर चला जाएगा। तो इससे लागत में और कमी आएगी, समय भी आपका काफ़ी बच जाएगा। तो ये रीयूजेबल एक लेटेस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ये जो स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं, कौन सी ऑर्बिट में सेट किए जाते हैं? ये करीबन आपका 500 किलोमीटर के ऑर्बिट पे लॉन्च किया जाता है और इसे हम लो अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं, जो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है और बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ही इसका एप्लीकेशन किया जाता है। बिल्कुल। ये सारी तो बहुत सारी उपलब्धियां आपने बता दी। चंद्रयान 3 के बाद भी बहुत सारी अचीवमेंट्स किए इसरो ने। अब इसरो कहाँ देखता है? बिल्कुल, इसरो का लक्ष्य एकदम से क्लियर है। अभी जैसे आप जानते होंगे कि बहुत चर्चित गगनयान जो हमारा आने वाला मिशन है, इसरो प्रयास कर रहा है कि अंतरिक्ष में मानव को भी भेजे और धीरे धीरे हमारा गगनयान मिशंस के सारे सफल परीक्षण शुरू हो जाएंगे और इसके बाद चंद्रयान 4 है और आपका शुक्रयान है। ये सारे मिशन आने वाले समय पे धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल। जब पूरा राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, ऐसे में द्वीपों में क्या आयोजन हो रहे हैं इस दिवस को लेकर? बिल्कुल, हमारे ऑफिस इसरो पोर्ट ब्लेयर में भी हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत हमने काफ़ी सारे बच्चों को इनवाइट किया है साइंस सेंटर के हेल्प से और हम बच्चों को स्पेस में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएंगे, इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो, उनको और अच्छे लगे स्पेस के बारे में, वो खुद से पढ़ना चाहे चीज़ों को और स्पेस में कैरियर बनाने के लिए अग्रसित हो। बिल्कुल। यदि कोई विद्यालय चाहता है कि उसके विद्यालय के बच्चे इसरो से जुड़े, इसरो से जानकारी प्राप्त करें, उन बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति एक नई उत्सुकता पैदा हो ताकि वो उस क्षेत्र को अपनाने की बात सोचें, क्योंकि एक स्टेज आता है जब बच्चे 10वीं पास करते हैं, 11वीं 12वीं में जाते हैं, तो मोस्टली उनके दिमाग में डॉक्टर इंजीनियर वाला कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन वो अंडमान में खासकर ऐसा है क्योंकि एक्सपोजर शायद नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई विद्यालय चाहता है, कोई स्कूल चाहता है कि उसके बच्चों को पता चले अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष के बारे में क्या हो सकता है, बच्चे अपना फ्यूचर कैसे इसमें बना सकते हैं, तो कैसे वो इसरो से अप्रोच करें? बिल्कुल सही कहा आपने। कैरियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है जब आप के बच्चे 10th या 12th में होते हैं, तो हम इसके लिए भी छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को हमारे ऑफिस में हम बुलाते हैं, उनको अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में बताया जाता है और इवन आपको पता होगा कि इसरो का भी एक कॉलेज है जिसे हम जो त्रिवेंद्रम में है, जो इंजीनियरिंग के लिए, एवियोनिक्स के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और इस कॉलेज के बाद चाहे वो इसरो में भी ज्वाइन कर सकते हैं या बाहर कोई भी स्पेस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम IAST के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है और इसमें स्पेस के बारे में, स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाता है। इसके साथ में हमारा IIRS देहरादून में भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ में पोस्ट ग्रेजुएशन दिया जाता है। हमारे GIS और मैपिंग, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ होती है।
तो इस बारे में कोई भी विद्यार्थी अगर कोई जानकारी चाहता है तो हमेशा हमारे इसरो की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं या हमारे लोकल सेंटर में भी आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th के बाद स्ट्रीम जनरली सेलेक्ट करते हैं कि हम साइंस को प्रेफर करेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, तो जो बच्चे अंतरिक्ष में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो कौन सी लाइन को चुनते हैं? पहले ऐसा माना जाता है कि इसरो केवल साइंस के बच्चों के लिए है, बट समय के साथ में अब इसरो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। अभी आप देखेंगे फ्यूचर में कि लॉ के बच्चे भी इसरो में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस लॉ आने वाला है बहुत जल्दी, जहाँ पे लॉ के बच्चों का भी बहुत अच्छे स्कोप्स रहेगा, ताकि आप इंटरनेशनल लॉ एंड रूल्स को किस तरीक़ा से हैंडल करते हैं। और मटेरियल साइंस जो है एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है जिस पे बहुत सारा स्कोप है। और इसके साथ में जो हमारे जियोग्राफी के बच्चे हैं वो भी GIS वगैरह का स्टडी कर सकते हैं और इस पे भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस तरीके से नए नए सब्जेक्ट्स का भी धीरे धीरे, इवन जो मेडिसिन्स है, क्योंकि गगनयान में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजे जाने वाले हैं, तो जो डॉक्टर्स उनकी निगरानी करेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि स्पेस में 24 घंटे वो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका हेल्थ मॉनिटरिंग करें, उनका हेल्थ मेंटेन करें, और इस तरीक़ा से उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। बिल्कुल, चूँकि आप इन द्वीपों से ही हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र में लोग रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में विद्यालय हैं। तो ऐसे में जो विद्यार्थी उन दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं, हम उन तक यदि ये सब जानकारी पहुँचाना चाहें कि कैसे वो अंतरिक्ष में अपना भविष्य बना सकते हैं, कैसे तैयारी करें और कैसे जानें अंतरिक्ष के बारे में, तो उसके लिए क्या मुहिम होनी चाहिए द्वीपों में? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे द्वीप समूह में कैनी फाइबर का स्टार्ट हो चुका है, तो कैनी फाइबर आने से हमें इंटरनेट बहुत फास्ट मिलने लगा है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट इस युग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम इसरो के साथ जुड़ सकते हैं। इसरो समय समय पर काफ़ी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चे जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। इवन बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी इसरो ऑर्गेनाइज करता है और वो विद्यार्थी जो भी दूर दराज पे है वो इंटरनेट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। और जैसे बहुत सारे आजकल पोर्टल है, जैसे NPTEL एक पोर्टल हो गया, ये पोर्टल हमारे MHRD द्वारा बनाया गया है जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशंस मिलता है। और इवन हमारे जो इसरो के ब्लॉग्स हैं वो भी अगर पढ़ते रहेंगे तो बच्चे उनसे काफ़ी सारे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, जानकारियाँ तो हम और बहुत कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। अब चलते चलते आज के इस विशेष दिन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेगा इसरो का प्रतिनिधि इन द्वीपों में, इन द्वीपवासियों के लिए और इन द्वीपों के विद्यार्थियों को? बिल्कुल, मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आप मन लगा के पढ़िए। हमारे आइलैंड में बहुत अच्छे सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और इसी स्कूल के माध्यम से आप अपना बहुत अच्छे कैरियर बनाया जा सकता है। इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए। इंटरनेट युग में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप दूसरी देशों से भी ले सकते हैं और आप इसका सही उपयोग करके स्पेस की पढ़ाई कीजिए। स्पेस एप्लीकेशंस और स्पेस जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें आप बहुत अच्छे करियर बना सकते हैं। आपको कभी भी कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप लोकल ऑफिस के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ये सारे जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अंत में एक बार सबको तहे दिल से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किए। धन्यवाद सर। सर, आपकी उपस्थिति से ये दिन हम दूरदर्शन के लिए और हमारे दर्शकों के लिए विशेष बन गया। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इस दिवस के महत्व के बारे में, चंद्रयान 3 के विभिन्न पहलुओं के बारे में, इसरो द्वारा किए जा रही गतिविधियों के बारे में और विद्यार्थियों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता लाने के लिए और जो सहायता इसरो उनको उपलब्ध करा सकता है, इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए हम अपने दर्शकों और दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।